महिला आरक्षण बिल लोकसभा में तो ऐतिहासिक मतों से पास हो गया और मोदी सरकार राज्यसभा में इसके पास होने को लेकर आश्वस्त है। बिल पास होने के बाद कानून बन जाएगा, लेकिन इसके अमल में आने को लेकर अभी कई सवाल बने हुए हैं और इसलिए इस बिल की राह में कई रोड़े भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यह बिल 2029 या 2034 या हो सकता है 2039 के बाद ही अमल में आ पाए। दरअसल इस बिल को अमल में लाने के लिए जनगणना और परिसीमन का होना बहुत जरूरी है और उसी के आधार पर इस बिल को लागू किया जा सकता है। इस बिल में साफ कहा गया है कि जनगणना के आंकड़ों के बाद ही परिसीमन हो पाएगा और उसके बाद ही बिल को लागू किया जा सकेगा। मतलब बिना इन दोनों प्रक्रियाओं को पूरा किए ये बिल लागू नहीं हो पाएगा। इसी बात को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में समझाया भी। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ पूरी बात जेपी नड्डा ने कही। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ इस तरह की चर्चा भी हुई कि इस बिल को अभी से लागू कर दो। इस तरह की चर्चा भी हुई कि इसमें देरी क्यों। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है। आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर ना मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी करती है। उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको नॉमिनेट करना पड़ता है, उसको फिर वो। अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग, क्वासी जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों में आप बढ़ा दोगे। अरे सीटें अगर बढ़ेंगी तो 33% भी तो बढ़ करके आएगा। इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स समझना चाहिए। जेपी नड्डा के इस बयान पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले। नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को नहीं। मैं सर, जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूं, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा, तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इलीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल उठाया उस पर जेपी नड्डा ने एक बार फिर विस्तार से जवाब दिया कि क्या कुछ उन्होंने पूरी बात कही है, पहले जरा वो सुन लीजिए। मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन कोई अपने आप को स्कोर करने का नहीं है, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का। अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे। जो काम नहीं हो सकता, मैंने कहा दिस इज द ओनली वे एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट वे एंड दिस इज द करेक्ट वे दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए, बिल पर बहस के दौरान बार बार इसके अमल में आने को लेकर सवाल तो उठते ही रहे हैं, साथ ही परिसीमन और जनगणना को लेकर के भी सवाल उठे। तो आइए आपको बताते हैं कि परिसीमन होता क्या है।
आबादी के बढ़ने के चलते परिसीमन एक जरूरी प्रक्रिया होती है ताकि आबादी के हिसाब से समान रूप से प्रतिनिधित्व हो सके और सबको बराबर का मौका मिल सके। समय समय पर जनगणना के बाद परिसीमन के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। हालांकि साल 2021 में जनगणना होनी थी, जो कोविड की वजह से नहीं हो पाई। परिसीमन का काम 2026 से शुरू हो रहा है। परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन देश में 1971 से लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 ही है, यानी कि 1971 के बाद से परिसीमन पर रोक रही है। अब सवाल यह कि 1971 से ही लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 क्यों? आजादी के बाद से अब तक 7 बार जनगणना हुई है, लेकिन परिसीमन सिर्फ 4 बार 1952, 1963, 1973 और 2002 में ही हो सका। हालांकि आखिरी बार जब 2002 में परिसीमन हुआ था तो निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ था, यानी 1971 से लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 ही बनी हुई है। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 42वां संविधान संशोधन विधेयक बिल लेकर आई थी, जिसमें 2001 तक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण पर रोक लगाने का प्रस्ताव था। उन्होंने फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने का हवाला देते हुए संसद में यह प्रस्ताव दिया था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 91वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर इस रोक को 2026 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भी जनसंख्या स्थिरीकरण एजेंडे का हवाला देकर रोक को बरकरार रखा। परिसीमन आखिर जरूरी क्यों है, यह आपको बताते हैं। देखिए, लोकतंत्र में आबादी का एक समान प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए परिसीमन किया जाता है। राज्यों की आबादी समय समय पर बदलती रहती है। ऐसे में जनसंख्या बढ़ने के बाद भी सभी का समान प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए भी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। लोकसभा क्षेत्रों का हर राज्य की जनसंख्या के अनुपात में विभाजन करना जरूरी होता है और यही नियम विधानसभाओं पर भी लागू होता है। संविधान में भी जनगणना के बाद परिसीमन को लेकर प्रावधान है। अनुच्छेद 82 में हर राज्य के लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का जिक्र किया गया है। वहीं आर्टिकल 81, 170, 330 और 332, जिनमें सीटों के आरक्षण का जिक्र है, उनमें भी ये बात कही गई है कि परिसीमन का काम एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, जिसका फैसला आखिरी होता है। किसी कोर्ट में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इन सब बातों के बीच एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या दक्षिण के राज्यों को परिसीमन से नुकसान होगा? देखिए, दक्षिण के राज्य परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं, उसकी एक अपनी वजह है। क्या इससे उन्हें कोई नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। दक्षिण के जो राज्य हैं वहां पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जागरूकता की वजह से जनसंख्या नियंत्रित हुई है, जबकि हिंदी बेल्ट के राज्यों में जनसंख्या तुलनात्मक रूप से लगातार बढ़ी है। फिलहाल दक्षिण से लोकसभा में 129 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से 134 सांसद चुने जाते हैं। ऐसे में परिसीमन के जरिए जब निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा तो जनसंख्या वृद्धि के कारण हिंदी भाषी राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भी बढ़ जाएगी। 1951 में हुई जनगणना के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 489 से बढ़कर 494 हुई और 1961 में ये संख्या बढ़कर 522 और 71 के बाद 543 हो गई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।